हाँ, क्लास 10। गुड आफ्टरनून बाबू। ध्यान दो। पिछले दिनों हम लोगों ने जो क्लास में किया था मेजर क्रॉप्स के बारे में, मैं उसी पर जिक्र करूँगा। मेजर क्रॉप्स में तुम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग फूड आइटम के बारे में पढ़े थे, जिसमें मेजर ग्रेन बेस जो हमारा प्रोडक्ट होता है, एग्रो प्रोडक्ट, उसके बारे में है। और फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स का है। तो यहाँ पर जो मेजर क्रॉप हमारा है, जो ग्रेन बेस है, उसी पर हम लोग इस वीडियो क्लिप में जिक्र करेंगे। तो इसमें देखोगे कि दे भी रहा है कि वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टिवेशनल प्रैक्टिसेस, है ना। जैसा कि मैंने पिछले दिनों तुम लोगों को बोला भी था कि जो भारत में जो मिट्टी हो गया, भारत ही नहीं वर्ल्ड के किसी अन्य हिस्सों में भी, चूँकि हम लोग यहाँ इंडिया का पढ़ रहे हैं तो इस इंडिया पर ही हम लोग फोकस करेंगे, जिसमें वहाँ की मिट्टी हो गई, जलवायु हो गया, इवन ये डिपेंड करता है फर्टिलिटी के ऊपर में, जो हमारे एग्रीकल्चरल पैटर्न होते हैं, है ना, इस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है हमारा फूड ग्रेन्स एंड नॉन फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन का। ठीक है, तो जिसमें दे रहा है कि भारत में उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें होती है, जिसमें मुख्य तौर पर हमारा चावल, जिसको स्टेपल फूड भी हम लोग कहते हैं, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, ये वाइल्ड सीड्स वाला तिलहन जिसको बोलते हैं हम लोग, कपास हो गया, एंड जूट, है ना, एंड एटीसी, ऐसा करके जो हमारा होता है। तो तुम देखोगे कि जो फूड ग्रेन्स आइटम्स में जो मेन ग्रेन बेस हमारा होता है, इसमें ये राइस हो गया, व्हीट हो गया, मिलेट्स हो गए, पल्सेस हो गए, और जो अदर देन ग्रेन फूड जो फूड आइटम्स हमारे होते हैं, जिसमें चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, इसको बेवरेज में हम लोग गिनते हैं। शुगर केन अगेन खाते हैं, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी हमारी रेस्पेक्टिव कम है। वाइल्ड सीड्स, ये भी एक लिमिट में हमको लेना है, और कॉटन एंड जूट तो नॉन फूड में ही हमारा आ जाएगा। तो देखोगे कि मुख्य तौर पर जो मेन जो क्रॉप हमारे हैं, उसमें मुख्यतः हम चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें वगैरह पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, है ना, और इसको हम लोग ग्रेन बेस्ड फूड आइटम के तौर पर जानते हैं। तो मैं एक एक करके ना कन्विंस कर दे रहा हूँ, चूँकि पिछले दिनों तुम लोगों से इस पर क्लास वर्क भी मैंने कराया था। तो दे रहा है कि इट इज़ राइस के बारे में, द स्टेपल फूड क्रॉप दैन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इन इंडिया, कि भारत में अधिकांश लोगों का खाद्य जो खदान जो है, खाद्य अन्न जो जिसको खदान वही कहता है, कहा जाता है, हमारा चावल है। और यह हमारे देश में चीन के बाद में विश्व के सबसे बड़े उत्पादक देशों में इसकी गिनती होती है, भारत का। और कहीं ना कहीं उपभोक्ता कंज्यूमर भी इसके ज़्यादा, हमारे कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। चावल एक हमारा खरीफ फसल होता है। खरीफ फसल का डेफिनेशन पहले तुमको पता चल चुका है कि जो जून से ये सितंबर तक, अक्टूबर तक के महीने में जो उगाई जाती है और इसकी हार्वेस्टिंग होती है, उसको हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। जो पानी पर आधारित हमारे फसल का उत्पादन होता है, उसमें खरीफ फसलों में इसकी गिनती होती है। और इसको उगाने के लिए मैक्सिमम जो हमारा तापमान होता है, हाइट जो टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस का आइडियल माना जाता है। और इसकी ह्यूमिडिटी जो होती है वहाँ पर क्षेत्रों में आइडियल मानी जाती है, जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। और ऐसे भी जहाँ कम भी जहाँ बारिश होती है, वहाँ भी इसका प्रोडक्शन हमारा होता है, लेकिन वहाँ पर सिंचाई के साधनों का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चावल के फसलों को उत्पादन करने के लिए उसकी जड़ें जो होती है ना, 2 महीने 2.5 महीने तक पानी में डूबा रहना चाहिए, और वहाँ एक ह्यूमिड इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी कि रेनफॉल तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ में टेम्परेचर भी हमारा हाई होना है। मतलब उस इन्वायरमेंट में नमी की मात्रा ज़्यादा हो, और ये टेम्परेचर भी हमारा हाई हो, उसी को हम लोग ने ह्यूमिडिटी कहते हैं, हम आर्द्रता कहते हैं। इसके बाद में देखो, जो चावल का जो मेन प्रोडक्शन एरिया है हमारा, मुख्य तौर पर उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में, तटीय क्षेत्रों में भी, कोस्टल रीजन्स में भी तुम्हारा पाया जाता है, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। और ये वहाँ पर ज़्यादा इसका प्रोडक्शन सिक्योर होता है जहाँ पर नहरों का जाल है ना, और बहुत बड़े स्तर पर ट्यूबवेल्स वगैरह की सघनता ज़्यादा देखने की मिलती है जहाँ पर। जिसमें पंजाब में तो तुमको पता होगा, पंजाब 5 जो है हमारा द्वाब क्षेत्रों का एरिया है,
इसके बाद में हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो दिल्ली वगैरह के क्षेत्र हमारा आसपास का, और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल का फसल उगाया जाता है इरिगेशनल फैसिलिटी के होने के कारण। यहाँ पर एक मैप होगा राइस प्रोडक्शन का। इसमें चूँकि तुम्हारे बुक का ही है लेकिन इसमें क्लियर आ नहीं पाया है, तो मैं टिक आउट कर देता हूँ मार्कर से, इसको देख लोगे तुम लोग। और ये रीजन उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ छत्तीसगढ़ का रीजन, उड़ीसा का रीजन, आंध्रास, और नीचे जाओगे तो ये तमिलनाडु वगैरह का भी जो रीजन हमारा होता है, ये सब क्षेत्रों में मुख्य तौर पर, और कुछ नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है हमारा, ये असम वगैरह का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर भी चावल का प्रोडक्शन हमारा होता है। और जो रेस्ट क्षेत्र हमारे बच जाते हैं वहाँ भी छोटे मोटे स्तर पर चावल का उत्पादन होता है, जहाँ पर वो सेकेंडरी प्रोडक्शन है, प्राइमरी प्रोडक्शन हमारा वहाँ नहीं है। ठीक है, तो चावल का ये अपने बुक में तुम लोग देख लेना कि कहाँ कहाँ पर प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा, जिक्र भी मैंने किया है, आप उसको अपने बुक में फोकस कर लेना अच्छे ढंग से ना, तो यहाँ मैं कर ही देता हूँ। देखो, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु और राजस्थान के क्षेत्र में भी इसका प्रोडक्शन हमारा होता है। तो गेहूं के जहाँ तक बात है, भारत में जो चावल के बाद में जो दूसरा हमारा मुख्य खाद्यान्न फसल जो है हमारा, उसको गेहूं है ना। और यह देश में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी भागों में इसका पैदावार ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखो, इसमें गेहूं पर चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो ये मुख्य तौर पर भारत में इसका प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। और रबी की फसलों को उगाने के लिए, ये रबी फसलों में इसकी गिनती हमारी होती है, उगाने के लिए जो ये विंटर सीजन जो होता है हमारा, है ना, अनुकूल माना जाता है। ठंड के मौसम में इसका ये प्लांटेशन होता है, और इसके बाद में ये पकने के लिए हमारा इसका आइडियल स्टैंडर्ड हमारा तो धूप का होना बहुत ज़रूरी है। तो उस समय जो तुम्हारी बसंत ऋतु आती है, फरवरी और मार्च के जो महीने हमारे होते हैं, उस समय ये फसल पक करके तुम्हारा तैयार होता है। उसको उगने के लिए सामान्य रूप से तुम्हारा 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को भी हमारा आइडियल माना जाता है। और देश में गेहूँ उत्पादन करने वाले जो मेन क्षेत्र हमारे हैं वो है उत्तर पश्चिम में जो गंगा सतलज का मैदान है, और डेक्कन का जो ब्लैक सॉइल वाला एरिया भी तुम कह सकते हो। और मुख्य तौर पर जो प्रोडक्शन हमारा गेहूं का होता है वो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, और मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों में गेहूं का पैदावार काफ़ी आइडियल मानी जाती है ना। यहाँ पर मेन जो है इस पर फोकस कर लेना, देख लेना तुम लोग कहाँ कहाँ पर इसका प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा मिलेट्स, जिसको हम लोग मोटे अनाज के तौर पर देखते हैं। तो ये भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाजों में तुम्हारा ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और रागी हो गया। पिछले दिनों जब हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे तो किसी एक बच्चे को प्रॉब्लम भी आया था। तो ये ज्वार, बाजरा और रागी जो होता है, एक लिमिटेड इसका प्रोडक्शन होता है, और ये हमारे जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चरल फॉर्म जब ये चलता था भारतीय संस्कृति में, तब से ये अनाजों का महत्व हमारा रहा है। क्योंकि हमारी जो अपनी डाइट कल्चर है, इंडियन डाइट कल्चर, उसमें मोटे अनाजों को प्रचुर मात्रा में खाने में शामिल करने की सलाह ये डॉक्टर्स की तरफ से या जो भी डाइटिशियन है उसकी तरफ से दिया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो थोड़ा सा मॉडर्न ट्रेंड बढ़ने के कारण मोटे अनाजों का तरफ में लोगों का ट्रेंड कमा है। लेकिन ये जो ज्वार, बाजरा और रागी होता है, ये फुल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, इसमें दे रहा है कि इसे मोटा अनाज कहा जाता है, लेकिन ये पोषक तत्वों की मात्रा इसमें अत्यधिक होती है। इसमें दे रहा है कि दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। अब इसी से अंदाज़ा लगाओ कि तुम खाना जो भी खाते हो उसमें हाई न्यूट्रिशन वैल्यू का होना क्यों ज़रूरी है।
है ना। तो कहा तो जाता है मोटे अनाज, लेकिन ये पोषक तत्वों से पूरा भरा हुआ है। उदाहरण के तौर पर एज एग्जाम्पल तुम्हारा रागी में प्रचुर मात्रा में जो तुम्हारा प्लेंटी ऑफ आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे इसमें मिलते हैं। और इसके बाद में रफेज भी है ना। रफेज का मतलब तुम्हारे बॉडी में इसका रोल है कंस्टिपेशन को, है ना, कब्ज को, समस्याओं को दूर करता है। और ये फाइबरस भी हमारा माना जाता है, फुल ऑफ फाइबर ये होता है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से और उत्पादन की दृष्टि में ज्वार देश में जो प्रोडक्शन हमारा होता है, ये तीसरी सबसे मुख्य फसलों में से एक मानी जाती है। और यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर ये जो जहाँ ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर, और जहाँ सिंचाई की अधिकता इसकी आवश्यकता नहीं होती है। महाराष्ट्र जो राज्य है इसके फसल का सबसे बड़ा उत्पादक में से एक माना जाता है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश भी इसके अन्य उत्पादक राज्यों में इसकी गिनती हमारी होती है। तो आप इसको देख लीजिएगा। और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ का जो हमारा है यहाँ पर है, इसको देख लेना अच्छे से, ये काफ़ी है। और अपनी डाइट में भी इसको शामिल कीजिए, यह आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अनुकूल हमारा माना जाता है। तो ज्वार का जिक्र हो गया। नेक्स्ट इसमें बाजरा का है अगला। तो बाजरा जो होता है, ये जो आमतौर पर जो सैंडी सॉइल्स हमारे होते हैं, बलुई और उथली काली मिट्टी जो होती है, इस पर ये इसका प्रोडक्शन आइडियल माना जाता है, इसका कल्टीवेशन। और राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्यों में से इसकी गिनती होती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में भी इसके उत्पादन हमारे होते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है रागी, है ना। ये शुष्क प्रदेशों में, यानी कि जहाँ जो ड्राई एरिया है ना, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है, जिसके अनुकूल सबसे आइडियल मिट्टी मानी जाती है रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, दोमट मिट्टी, जहाँ पर मतलब अलुवियल और जो सैंडी मिक्स जो होता है, जिसको दोमट हम लोग कहते हैं। ठीक है। और उथली काली मिट्टी जो होती है अच्छी तरीके से इस क्षेत्रों में उगाई जाती है। और कर्नाटका का जो क्षेत्र होता है ना, ये रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्यों में से इसकी गिनती हमारी होती है। इसके बाद तमिलनाडु दूसरा इसका उत्पादक राज्य है। इन राज्यों के अतिरिक्त हमारे हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, सिक्किम में, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी हमारा रागी जो है मुख्य तौर पर प्रोडक्शन इसका हमारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा मक्का, मेज़, है ना। हाँ देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा मेज़, मक्का। यह एक ऐसा फसल है जो खाद्य, अन्न और चारा दोनों में इसका यूज होता है ना। और यह एक खरीफ फसल में इसकी गिनती होती है, जिसका आइडियल टेम्परेचर हमारा 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान को आइडियल माना जाता है। और ये जो ओल्ड जो हमारा ओलिवियल सॉइल एरिया होता है ना, उस क्षेत्र में ये काफ़ी अच्छा से इसका प्रोडक्शन हमारा होता है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में भी मक्का रबी के रूप में भी इसको उगाई होती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी की जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से इसको इस अच्छे पैदावार को बढ़ाने की बात की गई है, जिसमें हाई यील्ड वेराइटीज़, है ना, उसके सॉइल फर्टिलिटी का ध्यान रखना, इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करना। और इस तरीके से देखा जाए तो मक्का का हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। और कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में मक्का का मुख्य उत्पादन हमारा होता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा पल्सेस, जो दालें हमारी होती है। भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है ना। भारत में तुम देखोगे कि जो हमारा मेन जो ये डाइट होता है, उसमें दाल चावल अनिवार्य स्तर पर प्रचुर मात्रा में इसको शामिल करने की बात हमारी की जाती है। वो इन्हेलर पैसा है ना। तो ये हमारे मुख्य फसलों में से खाद्य अन्नों में इसकी गिनती हमारी होती है। और इंडियन डाइट कल्चर के अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि दाल जो है ना, गरीबों का खाना है। मतलब जो शाकाहार अपनाते हैं और जो जिनकी मतलब आय कम है, उनको अनिवार्य स्तर पर ना अपने खाने में इसको शामिल करने की सलाह दी जाती है। और कहा जाता है कि दाल रोटी खाना चाहिए और स्वस्थ चीज़ से रहना चाहिए। तो दाल एक ऐसा प्रोटीन का हमारा सोर्स होता है
जो तुम्हारे थाली में रहने पर तुम्हारे मिनिमम प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है ना उसको फुलफिल कर देता है। और दाल को इंडियन डाइट कल्चर के अकॉर्डिंगली अपने खाने में दोनों टाइम तुम शामिल कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और लाइट प्रोटीन इसकी गिनती हमारी होती है, क्योंकि हाई प्रोटीन जो है वो कभी आपको पॉकेट परमिशन नहीं देगा, कभी आपकी बॉडी परमिशन नहीं देगी। लेकिन दाल जो एक ऐसा है, आपको पॉकेट भी परमिशन देता है, आप मार्केट से इसको खरीद भी सकते हो अच्छे से, और तुम्हारी बॉडी भी इसको ना इसको डाइजेस्ट करने की क्षमता मतलब नेचुरली इसको मिला हुआ है, और तुम्हारे प्रोटीन की ज़रूरतों को इसके हमारा फुलफिल किया जा सकता है। देखो, शाकाहारी जो खाद्य अन्य पदार्थों में दाल सबसे अधिक प्रोटीन और लाभदायक माना जाता है। इसमें अरहर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, मटर और चना भारत के मुख्य दलहनी फसलों में से एक मानी जाती है। और इसमें पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी फसलों में उगाई जाती है। तो इसका क्लासिफिकेशन तुम कर लेना। और दालों की कम नमी की आवश्यकता होती है और इसे शुष्क परिस्थितियों में इसे उगाया जाता है। फलीदार फसलें होने के कारण अरहर को छोड़ करके इसकी जड़ों में नाइट्रोनाइजेशन जो प्रक्रिया हमारी होती है, जिसका वो राइबोसोबियम जो माना जाता है हमारा बैक्टीरिया होते हैं, जो वायु में नाइट्रोजन लेकर के मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर फसलों के आवर्तन रोटेटिंग में रोपा जाता है। भारत में मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र और कर्नाटका जो है दाल का मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में से इसकी गिनती हमारी होती है। ठीक है, तो जैसे कि तुम लोग लिखोगे कि इनोवेशन जो होता है हमारा, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के माध्यम के से और नवाचार के माध्यम से जो हमारे एग्रीकल्चर वर्क को कराने की जो बात हमारी होती है, उसमें रोटेट अनक्रॉप साइकिलिंग की जो बात हमारी की जाती है, तो उससे मिट्टी की गुणवत्ता भी हमारी दुरुस्त होती है, इससे हमारा प्रोडक्शन भी प्रभावित हमारा नहीं होता है। यहाँ देखिए, ये गेहूँ उत्पादक क्षेत्रों में इसकी गिनती हमारी जो है, मुख्य तौर पर कहाँ गेहूँ का उत्पादन मेजर होता है, ये मैप वर्क में तुम लोग को पूछता है। मैं यहाँ पर फिर से एक बार सजेस्ट कर देता हूँ। ये एरिया है ना, पंजाब राजस्थान का छोटा सा पार्ट, हिमाचल वगैरह का क्षेत्र, हरियाणा वगैरह का, दिल्ली का, इसके बाद में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य में से इसकी गिनती हमारी होती है, और बिहार में भी इसका प्रोडक्शन हमारा होता है। थोड़ा सा इस महाराष्ट्र एरिया में भी देखने को तुमको मिलता है, और ये इस एरिया में तो मुख्य तौर पर यही है। और जो नेक्स्ट सेकेंडरी जो है हमारा अन्य क्षेत्रों की गिनती हमारी होती है। तो इस पार्टिकुलर रीजन में तुम्हारा गेहूं का प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। तो मैप वर्क के लिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने तुम लोग को बोला भी था कि मेजर क्रॉप की ही हम लोग चर्चा करेंगे, मुख्य जो अन्य फसलें हमारी होती है। खाद्य फसलों में जो अन्य हमारे खाद्य फसल हैं, खदानों के अलावे, मतलब जो मेन क्रॉप के अलावे जो अदर देन जो मेन क्रॉप्स हमारे अदर देन ग्रेन्स फूड क्रॉप हमारे जो होते हैं, जिसमें गन्ना, वाइल्ड सीड्स, तिलहन, चाय और कॉफ़ी, या ऐसे हमारी हॉर्टिकल्चर जिसमें फल सब्जी वगैरह का उत्पादन हमारा होता है, इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अभी जो ये मेजर क्रॉप का हमारा जो इसमें जिक्र किया हुआ है, इसको तुम लोग देखो और समझने का प्रयास करिए। और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेहिचक हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये अगेन मैंने पिछले दिन ही तुम लोग को बोला था कि ये कंटेंट बेस्ड है, ज़्यादा इसमें दिमाग तो लगाना नहीं है। एरिया का, जगह का नाम पता करना है, और ये आइडियल जो हमारे कल्टीवेशनल जो कंडीशंस हमारे होते हैं, जिसमें ह्यूमिडिटी हो गया या क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे हो गए, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हो गया, वो कौन से पार्टिकुलर एरिया जहाँ पर इसका प्रोडक्शन मैक्सिमम हमारा होता है, इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना था। ठीक है बाबू, चलो तो इसको तुम लोग देखो, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो बात करो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो ये जो फूड आइटम्स अदर देन ग्रेन्स पर चर्चा करेंगे, और नॉन फूड आइटम भी उसके साथ में हम लोग का मर्ज होगा। ये दोनों का वीडियो तुम्हारा एक साथ उसमें बनेगा, वो भी 25 मिनट का बनेगा। मैंने इसका क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में करना उचित समझा तुम्हारी सुविधा के लिए। ठीक है बाबू, चलिए तो आप अपने काम में भी लग जाइए। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है देन ऑब्वियसली यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। ठीक है, ओके।